हाय दोस्तों, आप लोगों का सरशाही यूपी से मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और जीएस जीके का जो पार्ट चल रहा था वो एंशिएंट का कर रहे थे हम लोग, तो फिर हम आपके सामने लेकर के आए हैं। उसमें साथ आज जो चलेगा वो गुप्त साम्राज्य पढ़ाएंगे हम आपको। हाँ, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। आपको पता है कौशाम्बी संभवतः गुप्त लोग जो है ना कुषाणों के सामंत थे। हम लोग पढ़े थे कुषाण कुषाण पढ़े थे, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट थे। अभी जस्ट पहले भी तो ये हम लोग ये पढ़ रहे थे। संगम काल से पहले हम लोग वही पढ़े थे, कुषाण को भी पढ़े थे। जो ये विदेशी थे, भारत में आए थे, तो उनको उनके ही सामंत थे ये संभवतः गुप्त काल के। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, ये एग्जाम में आपके आएगा। श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ 280 320 ईस्वी। 280 से लेकर 320 ईस्वी के बीच में हुआ था ये। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था, वो देखिए आप। चंद्रगुप्त प्रथम था ये। गुप्त वंश का महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। ये 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी की एक राजकुमारी थी, कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत शुरू किया था 319 या 320 ईस्वी के आसपास। की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने की। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा गुप्त संवत कब शुरू किया गया। ये आपसे पूछ सकता है कि गुप्त संवत किसने शुरू किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 320 ईस्वी में शुरू किया था। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ। सबसे पहले कौन हुआ? श्रीगुप्त। ठीक। फिर घटोत्कच हुआ, फिर चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, फिर चंद्रगुप्त प्रथम रहा, फिर समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासक, दक्षिणावर्त के 12 शासक को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता था, आप बोलना समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने आर्यावर्त के 9 शासकों को हराया था और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था। इसने अश्वमेघ कर्ता, विक्रमंक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। किसका उपासक था? विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त यानी वैष्णव था ये। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया जाता है। क्या हुआ ना कि एक सिक्का मिला। उस सिक्का में देखा गया कि जो समुद्रगुप्त है ना, वो वीणा बजा रहा। तो ऐसा लगा कि अच्छा, ये संगीत प्रेमी हो सकता है। और समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था उसका नाम था हरिसिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी थी। इलाहाबाद प्रशस्ति इसने लिखी, हरिसिंह ने लिखी है। ये समुद्रगुप्त का दरबारी था। ठीक है। एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गयाजी में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। तो देखा कि भाई गया जी में हम एक मंदिर बनवाना चाहते हैं, बुद्ध मंदिर बनवाना चाहते हैं, मुझे परमिशन चाहिए। समुद्रगुप्त से परमिशन मांगा था। चीनी शासक था वो। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। परम भागवत। तो ये परम भागवत एक उपाधि थी जिसको समुद्रगुप्त ने धारण किया था। गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। गया में और नालंदा से उन्होंने 2 ताम्रलेख मिला है जिसमें समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट था। ये भी है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड है यहाँ, जो 380 में राजगद्दी पर बैठा था। इसके समय चीनी बौद्ध यात्री फाहियान
भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहयान आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। शकों पर उन्होंने विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विजय प्राप्त की शकों पर, तो उसकी खुशी में उन्होंने चांदी के सिक्के जारी कर दिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब ये विक्रमादित्य की उपाधि, वो 14 हो चुके थे, आप देखिए थे वहां पहले ही। इस जो विक्रमादित्य है इसका मतलब होता है महान या चक्रवर्ती शासक, ऐसा कुछ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में धारण की थी। शाव चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। शाव चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के केंद्र थे। इसके समय शाव जो है ना, ये तो राजकवि था चंद्रगुप्त द्वितीय के, और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। ठीक। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रणी थे। अब ये यहाँ देख लीजिए आप, ये जो महाकवि कालिदास है ये गुप्त काल में है। ये किसी को पता ही नहीं कालिदास कब है, ये गुप्त काल में है। कालिदास के अतिरिक्त धनवंतरी, छपड़क, अमर सिंह, जो नवरत्न थे, तो ये नवरत्न किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। उसी नवरत्न में से कालिदास, धनवंतरी, छपड़क, अमर सिंह, उसके बाद शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, वर्रुची। अच्छा, आपसे पूछता है ना कि जैसे कालिदास तो लेखक है, ये छपड़क कौन है? छपड़क जो है ना, ये फलित ज्योतिष विज्ञान थे छपड़क। अमर सिंह कोशकार, यानी किताब लिखा था, अमर कोश ऐसे कुछ लिखा था इन्होंने। शंकु जो है एक वस्तुकार थे। वेताल भट्ट, घर, ये जो घटकरपर, ये वराहमिहिर जो कौन था? वराहमिहिर जो खगोल विज्ञानी था। वर्रुचि, इस तरह से 9 रत्न इनके थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का सांधि विग्रहिक सचिव कौन था? वीरसेन, शैव मतावलंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया। कहाँ पे? उदयगिरी की पहाड़ी। वीरसेन जो है ना, व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित था एवं कवि भी था। कौन? वीरसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त में नाम आता है। कुमारगुप्त कह सकते हो या गोविंद गुप्त कह सकते हो। ये कुमारगुप्त अभी चलकर नालंदा पहुंचेगा। अभी देखो, दिखा दे नालंदा में क्या करता है ये बंदा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? वो कुमारगुप्त प्रथम ने की है। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है, क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है। न्यायालय के बारे में नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री वेनसांग के अभिलेखों पर आधारित है। इनमें कहा गया है कि एक मठ की नींव कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी और यह निर्माण कार्य परवर्ती सम्राटों के शासनकाल में भी चलता रहा, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदाय, चाहे थेरवाद हो या महायान हो या वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे नालंदा में। चीन, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा एवं इसके आसपास स्थित बोधगया तथा कुर्किहार आदि केंद्रों में आते थे। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंदगुप्त हुआ।
स्कंदगुप्त 455 से लेकर के 467 हुआ। ये लगभग 12 साल शासन किया स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर एक स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। अभी स्कंदगुप्त आ गए। ये वही सुदर्शन झील है जिसको मौर्यों ने सही किया था। फिर ये शकों में एक राजा था, बहुत ही प्रतापी शासक था शकों में। उसका नाम कमेंट करो तुम लोग, उसका कमेंट में बताओ तुम लोग उसका नाम, जिसने इसको, वो जो गुजरात में था, तो उसने इसको पुनर्निर्माण करवाया था। अभी स्कंदगुप्त जो गुप्त शासक है वो भी करवा रहा है, सुदर्शन झील का निर्माण करवा रहा है। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। पर्णदत्त कौन है? ये सौराष्ट्र का गवर्नर था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण शुरू हो गया। अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट, जो स्कंदगुप्त है इसके ही शासनकाल में हूण का आक्रमण हो रहा है, हूणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। ये भी इम्पोर्टेंट है ये वाली बात। जो गुप्त शासक अंतिम था उसका नाम विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई, अब इसके प्रशासन के बारे में आ जाते हैं यहाँ से। गुप्त साम्राज्य सबसे बड़ी इकाई देश थी, यानी सबसे बड़ा देश था, जिसके शासन को गोपना कहा जाता है। गोपना, ठीक है। जैसे मान लो इतना बड़ा देश हो गया, ये देश हो गया, इसके शासक क्या बोलेंगे? गोपना। दूसरी प्रादेशिक इकाई थी भुक्ति या प्रांत। अब मान लीजिए उसको ऐसे बांट दिया गया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये प्रांत हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया? प्रांत हो गए, जिसको भुक्ति बोलते, भुक्ति या प्रांत। ये भुक्ति बोलते थे या प्रांत बोलते थे। ये ऐसे यहाँ पे जो आ रहा, इसको बोलते थे। जिसके शासक जो ऊपरी कहलाते थे, जब यहाँ पे जो शासन करता था, यहाँ पे पूरे को तो बोलते थे गोपना, इसके वाले को बोलते थे, क्या बोलते हैं? उपरिक। और भुक्ति के नीचे विषय या कला। अब इसको भी ऐसे भी उसको भी तोड़ा गया है, मान लीजिए ऐसे, तो इसमें तो विषय या जिला कहलाता था प्रशासनिक इकाई, जिसके प्रमुख विषयपति हैं। इसके अंदर जो वो विषयपति कहलाएंगे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था तथा अन्य सदस्य कौन थे? महत्तर थे, महत्तर। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पीठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है। कुमारगुप्त शासक हैं, तो उन्होंने दामोदरपुर ताम्रपत्र में उन्होंने देखा है, सब देखते हैं कि जो अन्य संबंधी भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलाप का उल्लेख मिलता है वहाँ पे। भू राजस्व कुल उत्पादन के 1/4 से लेकर 1/6 भाग हुआ करता था। देखिए कम हो गया यहाँ पे। अभी 1/10 देखा था हम लोग चल करके, थोड़ा सा जब और पहले देखे थे। अभी यहाँ पे ज्यादा कम हो गया है। गुप्त काल में बलात् श्रम यानी बिष्टि, एक क्वेश्चन ये पूछा था, बिष्टि से क्या समझते हैं? बिष्टि से क्या आशय है? बिष्टि शब्द का अर्थ क्या है? ऐसे करके क्वेश्चन आया था एक, तो आप समझिए कि बलात् श्रम के बारे में बिष्टि है। राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था, ठीक है। तो गुप्त काल में बलात् श्रम या बिष्टि राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इससे जनता द्वारा दिए जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। एक थी क्षेत्र जो कृषि करने योग्य भूमि थी। एक थी वास्तु जो वास करने योग्य थी। चारागाह, आपको पता है पशुओं के लिए चारा योग्य भूमि। सिल, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी, सिल बोलते थे उसको। अप्रहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसको बोलते अपराहत बोलते थे। सिंचाई के लिए राहट या घंटी यंत्र का उपयोग करते थे। सिंचाई के लिए राहट या घंटी यंत्र का उपयोग करते थे।
श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। जो श्रेणी था उसके प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में जब आप देखिए तो उज्जैन जो था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गुप्त काल में। अभी कुषाणों ने भी कुछ किया था, आप उसको देखना पड़ेगा आपको। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा जाता है, दीनार कहा गया है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। चांदी के सिक्के जारी किए था उन्होंने गुप्त काल के राजाओं ने, लेकिन चलते कहाँ थे, केवल स्थानीय लेन देन चलते थे। गुप्त कालीन प्रसिद्ध मंदिर में मंदिर है ये स्थान हो गया। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर में है, मध्य प्रदेश एमपी। विष्णु गुप्त तिगवा। शिव मंदिर जो है वो भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर जो है ना वो नयना कुठार मध्य प्रदेश में, नयना कुठार पार्वती मंदिर। दशावतार मंदिर जो है ईंटों द्वारा निर्मित किया गया इसको, देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश। देवगढ़ जो है ना ललितपुर में है, उत्तर प्रदेश में। शिव मंदिर जो है खो नागौद मध्य प्रदेश में है। लक्ष्मण मंदिर जो है ईंटों द्वारा निर्मित है, भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश, भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश। लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है, भीतर गांव जो है कानपुर उत्तर प्रदेश में है लक्ष्मण मंदिर। इसमें ये दशावतार मंदिर होगा, ईंटों द्वारा निर्मित है जो ये दशावतार मंदिर। उसके बाद कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। जो कायस्थों का जो सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलेगा आपको, याज्ञवल्क्य की स्मृति में। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन उष्णम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। शबर जाति के लोग, विंध्य जंगल। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एरण अभिलेख। इसी एरण अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है सती होने का, जिसमें कोई भोजराज की मृत्यु हो गई थी और उनकी पत्नी को सती होने का उल्लेख मिलता है। आप ये देखिए सती प्रथा, ये दिखता है, मतलब सती प्रथा यहाँ से प्रमाण दिखते हैं। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहते हैं, और जो वेश्यावृद्ध हो जाती थी तो कुट्टनी बोलते, कुट्टनी। जो वृद्ध वेश्या है, वेश्या को तो कुट्टनी बोलते थे। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ जो थे ना, वो गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ ललितपुर यूपी में, वहाँ दशावतार मंदिर बनाया था। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। तो जो दशावतार मंदिर है ये बेतवा नदी के तट पर है। ये अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 ही शेष बचे। अजंता का जो गुफा है वहाँ पर 29 गुफाएं थी, कुल 29 गुफाएं, उसमें केवल 6 गुफाएं हैं। गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। यहाँ ने जो संख्या नंबर, गुफा नंबर संख्या जो है 16 है। उसके बाद गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। अजंता जो गुफा है ये अजंता, यहाँ पे अजंता, ये अजंता की गुफा
बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की चित्रावली में ईसा की पहली सदी से लेकर के 7वीं सदी तक के चित्र शामिल हैं। अजंता की चित्रावली में ईसा की पहली सदी से लेकर के 7वीं सदी तक के चित्र शामिल हैं, फिर भी अधिकतर गुप्तकालीन ही हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है। जो बाघ कहाँ पे? थार एमपी में बाघ की गुफा। पूछेगा आपसे बाघ की गुफा कहाँ पे है, तो गुप्तकालीन जो निर्मित है बाघ की गुफा वो धार जिले मध्य प्रदेश में है। विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। विंध्य पर्वत को काट करके इसको बनाई गई है, धार जिला बनाई गई है। उसके बाद आप देखोगे कि गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। ये वाला बस एक सेकंड रुको आप इसको। ये देखो भी गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित था एक पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत में लिखा गया वो संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद अगर कोई बहुत प्रचलित है तो पंचतंत्र ही है। आप सोचिए ना, एक किताब दुनिया में सबसे फेमस, उसका नाम बाइबिल है। उसके बाद कोई फेमस है तो उसका नाम पंचतंत्र है। कितनी महान बात है अपने आप में। इससे 5 भागों में बांटा गया इसको पंचतंत्र को। एक है मित्र भेद, एक मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणास और अपरीक्षा कारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वराहमिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जाक और लघु जातक की रचना की है। वराहमिहिर ने, ये वराहमिहिर वही है ना जो गुप्त काल के नवरत्नों में शामिल थे। वराहमिहिर बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या बताया है, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त कौन है? इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। ब्रह्मपुत्र ने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूटन को लगा करके आपको ब्रह्मगुप्त लिखना है। तो लोग जो है शून्य किसी और को लिख देते हैं, वराहमिहिर को डाल देते हैं, या जो है आर्यभट्ट को डाल देते हैं कि आर्यभट्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्रह्मगुप्त है। जो क्वेश्चन पूछता है ना, कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं वो, तो लोग आर्यभट्ट समझ जाते हैं कि न्यूटन के पूर्व जो कल्पना किया था वो न्यूटन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, न्यूटन नहीं होगा बल्कि ब्रह्मगुप्त होगा। तो ब्रह्मगुप्त होगा जो जिसने कहा था कि प्रकृति की एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम उन्होंने न्यूटन ने लाया था, वो उसकी पहले ही कल्पना कर दिया था ब्रह्मगुप्त ने। संग्राहिणी सूत्र एक ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है। संग्राहिणी, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी, जिसमें ब्रह्मांड की संरचना और अंतरिक्ष के बारे में अवधारणाएं शामिल हैं। गुप्त काल में पलकांड ने पशु चिकित्सा पर हत्स्यायुर्वेद लिखा है। किसने लिखा? पलकांड ने नवीनतम नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई है। इस पुस्तक में
नुस्खे, सूत्र, उपचार विधियां दी गई हैं। नुस्खे दिया गया है, सूत्र दिया गया, उपचार विधियां दी गई हैं। पुराणों को वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई है। जो पुराणों की वर्तमान रूप की रचना आप देखते हैं ना, पुराणों का वर्तमान रूप में जो रचना हुई है गुप्त काल में हुई है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख मिलता है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। ये देखिए, संस्कृत जो है गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूप्यका कहा गया जाता था। रूप्यका। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई है। मंदिर बनवाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। जो मंदिर बनवाने की कला शुरू हुई है, जो आज बहुत सारे मंदिर बनते हैं, ये गुप्त काल में ही शुरू हुआ है। मंदिर बनाने की कला जन्म हुआ गुप्त काल से ही। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल से ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों, ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किए थे। किसको? गुप्त शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम यानी भूमि दिया था। तो आपसे पूछेगा कि गुप्त काल में या कौन से शासक ऐसे थे जो मंदिरों को या ब्राह्मणों को सबसे अधिक दान दिया करते थे, तो आप बोलना गुप्त काल। गुप्त काल जो है ना, लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। भास कौन? एक लेखक है। भास एक लेखक है। 13 नाटक लिखे इन्होंने इसी काल में। कब? गुप्त काल में। शूद्रक का लिखा हुआ नाटक वृक्ष कटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी बोलते हैं इसमें, जिसमें निर्धन ब्राह्मण है ये के साथ एक वेश्या है का प्रेम वर्णित है। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। निर्धन ब्राह्मण और वैश्य के बीच की कहानी माटी की खिलौना गाड़ी या वृक्ष कटिकम लिखा हुआ। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की संस्कृत नाटक है ये। देवी चंद्रगुप्तम या गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है, जो अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला कर देता है, क्योंकि उसको अपना शासन बचाना था। कितना कितना ही खराब शासक था ये सोचिए। ये जो रामगुप्त है, देवी चंद्रगुप्त में ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने के लिए देता है, लेकिन उसका छोटा भाई था चंद्रगुप्त। ये बंदा नहीं माना। रानी के भेष में दुश्मन के शिविर में प्रवेश कर जाता है और दुश्मन को मार डालता है। ये हीरो है। चंद्रगुप्त यहाँ पे हीरो होगा, रामगुप्त नहीं। जो नाम ही उनका राम है बस, बाकी गुप्त ही था उनका। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा थी। तीसरी भारतीय रचना है। तीसरी। पहली कौन सी है? पहली है वृक्ष कटिकम, दूसरी है देवी चंद्रगुप्तम, तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। देखिए इसका, जिसका अनुवाद 1789 ईस्वी में यूरोपीय भाषाओं में हुआ था। ऐसी प्रथम एवं द्वितीय रचना है क्रमशः मनुस्मृति एवं भगवत गीता। आप मतलब इसका है कि जो कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, इसको यूरोपीय भाषाओं में इसका ट्रांसलेट किया गया। अब उससे पहले 1776 में मनुस्मृति किया गया था। 1785 में भगवत गीता, यानी सबसे पहले मनुस्मृति, दूसरा भगवत गीता, तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम। इन तीनों का जो है यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया था। 1700 क्रांति नहीं हुई फ्रांस में, क्रांति नहीं हुई फ्रांस में, उससे पहले यहाँ पे ये हो रहा है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण बता देना, क्योंकि यहाँ पे भी फीमेल की स्थिति गिरी हुई थी, इसलिए फीमेल के बारे में तो आप नहीं कह पाओगे। लेकिन हाँ, जब सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में आप चेक करोगे तो आपको यह स्वर्ण युग मिलता है। ये नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाकाटक राजवंश की। वाकाटक राजवंश की वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी।
वाकाटक की रचना किसने की है, मतलब वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की है, उसका नाम है विंध्य शक्ति। 255 ईस्वी के लगभग में किया था। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार के बरार जो विदर्भ में के स्थानीय शासक थे। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 275 से लेकर 335 ईस्वी के बीच शासक हुआ। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। सोचिए, वाकाटक में सिर्फ एक ही राजा ऐसा हुआ जिसका नाम था प्रवरसेन, जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था। एक प्रधान शाखा थी, एक वसी यानी वरस गुल्म शाखा थी। दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया। प्रधान शाखा के जो प्रमुख राजा थे कौन कौन थे, रुद्रसेन प्रथम 335 से लेकर के 360 ईस्वी तक। प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से लेकर 410। प्रवरसेन द्वितीय 410 440। नरेंद्र सेन 440 से लेकर 460 और पृथ्वी सेन द्वितीय जो थे वो 460 से लेकर 480 ईस्वी तक थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। समझ में आया? ये वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय थे। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया। ये वाली प्रभावती जो यहाँ पे जिक्र किया गया। वाकाटकों का राज्य जो है ना गुप्त एवं शक राज्यों के बीच में था। तो एक थोड़ा सा बफर स्टेट बन जाएगा ये। उधर जो है गुप्त शासक, इधर जो है शक शासक थे। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। ने अपनी बेटी की शादी जो की थी उसके साथ। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूंकि उसने दो पुत्र भी थे, दिवाकर सेन और दामोदर सेन, अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाल लिया और यह काल वाकाटक और गुप्त संबंध का स्वर्ण काल कहलाता है। यानी अब सोचिए, मतलब एक बेटी है जो अपने बेटों को, अल्पवयस्क बेटे हैं उनके संरक्षण में काम कर रही है, वो संरक्षण देने के लिए एक शासिका बनी हुई है। लेकिन असली संरक्षण कौन दे रहा है, वो गुप्त दे रहा है। तो वाकाटक और गुप्त संबंध का स्वर्ण काल कहा रहा है ये। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा है। पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा है। पृथ्वी सेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज्य वासीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया था। अब ये जो वो मतलब वाकाटक ही हैं, लेकिन वासीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला जाएगा उसके बाद। अभी कौन है वासीम शाखा के वाकाटक कौन है? वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र थे सर्वसेन ने किया था। यानी जो वासीम का शाखा था, वासीम शाखा के जो वाकाटक हो गए, सर्वसेन ने उसकी स्थापना की है 330 ईस्वी में। उसने वत्सगुल नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। वत्सगुल कहाँ पे? महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वासीम में स्थित था ये। तो वासीम शाखा के कुछ प्रमुख राजा भी रहे होंगे। एक सर्वसेन खुद था। बिंद शक्ति द्वितीय, अभी बिंद शक्ति ने ही स्थापित किया था ना वाकाटक, जो पहले हमने देखा था। ये हमने यहाँ देखा था, ये बिंद शक्ति जो वाकाटक राजवंश के शासक था। एक बिंद शक्ति ये वाला है जो इसलिए बिंद शक्ति द्वितीय है, 350 लेकर 400 बीच में। प्रवरसेन द्वितीय भी यहाँ पे। हरिसेन 475 से लेकर के 510 ईस्वी। इसने ही जो मेन शाखा थी उसको अपने पास में मिला लिया था। हरिसेन जो है ना वासीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, क्योंकि इसने ही मिलाया था। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतबंध की रचना की।
तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ था। पूर्ण शैली का विकास यहाँ कर दिया गया। आगे देखते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया। उन्होंने वहां उसके सेतबंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। ये मेघदूत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत पढ़ते हैं लोग, अच्छा भी है, क्वेश्चन नहीं पूछता। मेघदूतम उसको बोलते हैं। इन्होंने वैदर्भी शैली में लिखा, वैदर्भी शैली में। और सेतबंध जो लिखे थे प्रवरसेन द्वितीय, उसको उन्होंने संशोधन भी किया था, ऐसा कहा जाता है, कुछ विद्वान बोलते हैं ऐसा। जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबारी थी ये। अभी सब उधर चला गया, वाकाटक चला गया जो वासामी के थे, इसलिए ऐसा हुआ। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी। गुप्त कौन से थे? वैष्णव थे। ये कौन से है? वाकाटक कौन से? ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। ये शिव एवं विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया। नचना के मंदिर का निर्माण व्याघ्रदेव ने, वाकाटक के राजा थे, वाकाटक के सामंत थे ये। अजन्ना का 16वां तथा 17वां अजंता हो, सॉरी, तो ये थोड़ा सा कटा हुआ, मैं बना देता हूँ इसको। अजंता, अजंता का 16वां तथा 17वां गुफा जो है ना, विहार है। 19वीं गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासन काल में हुआ था। ये 16 और 17 जो विहार बना है, और 19वां गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटक शासक ने किया है। अजंता अजंता अजंता, ये अजंता है। कितना इंपॉर्टेंट है बताइए। अजंता गुफा के संरक्षक, गुफा नंबर ये है, संरक्षक ये है। जो गुफा नंबर 16 है वो वराह देव वाकाटक नरेश हरिशेन का प्रधानमंत्री था, उसने इसको संरक्षण दिया था। गुफा नंबर 17, गुफा नंबर 20 उपेंद्र गुप्त स्थानीय शासक एवं वाकाटक नरेश हरिशेन का सामंत था ये। गुफा नंबर 26 वृद्ध बुद्ध भद्र। गुफा नंबर 4 मथुरा दास। अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद के फुरदारपुर गांव के पास घूमती हुई बाघोरा नदी के आखिरी छोर पर स्थित है। कौन सी नदी है वहां पे? बाघोरा नदी। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। जो अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र, और जो बाघोरा नदी है वह इसके आसपास घूमती है। अब आते हैं मैत्रक राजवंश के बारे में। ये है इंपॉर्टेंट, मैत्रक राजवंश, ठीक है। मैत्रक राजवंश का संस्थापक सेनापति भट्टारक था, भट्टारक, जिसने गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। भट्टारक ने मैत्रक, गुप्त की बात है ना, गुप्तोत्तर काल में आते हैं मैत्रक। इस राजवंश ने लगभग 475 से लेकर 767 ईस्वी तक गुजरात और सौराष्ट्र यानी आधुनिक काठियावाड़ क्षेत्र पर शासन किया था। इनकी राजधानी वल्लभी यानी वर्तमान गुजरात के भावनगर के पास थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे भट्टारक, धरसेन प्रथम, द्रोण सिंह, ध्रुवसेन प्रथम, गुरुसेन, ध्रुवसेन द्वितीय, शिल्यादित्य प्रथम, धरसेन 4, शिलादित्य 7, ये अंतिम ज्ञात शासक है। अब इतने शासक थे, देखिए मैत्रक राजवंश के शासक ये सब है। भट्टारक, धरसेन, द्रोण, ध्रुवसेन फर्स्ट, ध्रुवसेन सेकेंड, शिल्यादित्य, धरसेन 4, शिलादित्य 6, शिलादित्य 7, ऐसे शिलादित्य। ध्रुवसेन द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग वल्लभी आया था। यही जो जो वेनसांग वल्लभी भी गया था, ये हर्षवर्धन शासनकाल में आया था भारत। और ये वल्लभी कब गया था? ये ध्रुवसेन शासक थे उस वक्त, ठीक है। ये मैत्रक राजवंश के ध्रुवसेन। शिलादित्य प्रथम
एवं शिलादित्य द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध शासक हुए, जिन्होंने राज्य विस्तार किया और अरब आक्रमणों का सामना भी किया था। शिलादित्य प्रथम और शिलादित्य द्वितीय। राजवंश का धर्म मुख्यतः हिंदू था और शासक धार्मिक संस्थानों के संरक्षक थे। शासन प्रणाली राजतंत्र थी और प्रशासनिक भाषा संस्कृत थी। मैत्रक वंश ने वल्लभी युग नामक कैलेंडर भी शुरू किया था। मैत्रक वंश ने वल्लभी युग, ये पूछेगा आपसे कि वल्लभी युग नामक कैलेंडर कैसे शुरू किया था, आपको बताना मैत्रक वंश ने किया था। मैत्रक शासक जो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे, उनके शासन काल में हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों का संरक्षण और दान मिला था। वल्लभी में बौद्ध विहारों की बड़ी संख्या थी। वल्लभी में चीनी यात्री जो वेनसांग था ने बौद्ध संरक्षण की प्रशंसा की थी, जो उन्होंने जिस तरह से मैत्रक वंश ने किया था। वल्लभी में जैन परिषद का आयोजन हुआ था। मैत्रक वंश का मंदिर निर्माण के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराना था। अभी ये देख लीजिए, ये जो सोमनाथ मंदिर है ना, इसको बनवाया था किसने? मैत्रक राजवंश से बनवाया था। और ये मंदिर शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था। शैव धर्म का प्रमुख केंद्र यही सोमनाथ मंदिर है। मैत्रक वंश द्वारा निर्मित भवनों में नंदी, बैल, त्रिशूल जैसे प्रतीकों का उपयोग हुआ। 8वीं सदी में अरब आक्रमण के कारण इस वंश का पतन हो गया। अरब वाले भी बहुत तंग करते थे इंडिया को, और ये 8वीं सदी में जाकर के मैत्रक वंश पूरी तरह खत्म समाप्त हो गया। अब जहां से क्वेश्चन आने संभावना बहुत रहती है उसको बोलते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, जिसमें हर्षवर्धन आएगा। क्वेश्चन पूछते हैं ये गुप्तोत्तर काल में ये भी आता है। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उसमें मैत्रक वंश जो पढ़ चुके हैं, मौखरी, पुष्यभूति जो पढ़ने जा रहे हैं, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यभूति ही थे। की राजधानी थानेश्वर हरियाणा के प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेसर स्थान। तो ये पुष्यभूत भी कहाँ पे है? ये बगल, मतलब मैं दिल्ली में हूँ तो जस्ट बगल ये थानेश्वर है ना, वहां पे इन्होंने राजधानी अपनी बनाई थी। पुष्यभूति राजवंश ने पंजाब, हरियाणा में अपनी स्थिति हुडों को हराकर मजबूत की थी। हुड आक्रमण हो रहे थे, हुडों को हराया था इन्होंने, इससे इनकी स्थिति होगी मजबूत। अब प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज और सम्मानजनक उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र हुए, एक राज्यवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन, और एक पुत्री हुई जिसका नाम था राजश्री। राजश्री का विवाह कहाँ कर दिया गया? कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा से कर दिया गया। कन्नौज के मौखरी राजा थे, यानी जो मौखरी राजा थे कन्नौज में है ये। मालवा के शासक देवगुप्त ने गिरिवर्मा की हत्या कर दी। जो मालवा के शासक थे, नाम देवगुप्त था, गिरिवर्मा की हत्या कर दी। अब इनको गुस्सा आ गया और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया देवगुप्त ने। अब राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। राज्यवर्धन कौन था? ये प्रभाकर वर्धन और यशोमती के पुत्र था। राज्यवर्धन बड़ा वाला पुत्र था। जब राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र, जो देवगुप्त के मित्र थे, गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब दुश्मन कौन बचा है? शशांक। शशांक कौन है? शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया है। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। शिलादित्य के नाम से किसको जाना जाता है? हर्ष को। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके, अब बोला ना आपके जो दुश्मन था शशांक था, अब हर्ष जाकर के इसको, हर्षवर्धन जाकर के शशांक को मारेगा और कन्नौज पर अधिकार कर लेगा। तो फिर राजधानी कहाँ बनाएगा? कन्नौज। अभी जो थानेश्वर राजधानी थी हरियाणा में, अभी चले जाएंगे कन्नौज यानी कानपुर के आसपास। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय, अभी पुलकेशिन द्वितीय जो है ना, ये दुश्मन आ जाएगा इसके बाद।
हर्ष का। तो ये नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें हर्ष पराजय हो गया था। ये याद रखना आप। लोग कहाँ कंफ्यूज करते हैं पता है, ये जो शशांक है ये और जो ये पुलकेशिन होती है ये, हर्ष ने शशांक को जान से मार दिया था क्योंकि शशांक ने उसके भाई राज्यवर्धन को मारा था। ठीक है। और जो पुलकेशिन द्वितीय है ना, इससे हार गया था हर्षवर्धन, यानी पुलकेशिन द्वितीय महान शासक था उस समय जो हर्षवर्धन को हराया था। और चीनी यात्री जो हेनसांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हुआ है। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य भारत आया था ये। हर्ष जो है ना 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे और 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए थे। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया। वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। नालंदा के समय हर्ष के समय जो नालंदा महाविहार था ना, ये महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। वेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट, उन्होंने हर्षचरित लिखी है, कादम्बरी लिखी। बाणभट्ट गुरु कौन थे? भरचू थे। भरचू याद रखना, भरचू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाणभट्ट गुरु थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये 3 रचनाएं ऐसे हैं जो संस्कृत में लिखे गए हैं और ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उनके नाम से 3 नाटक लिख दिए थे। जो प्रियदर्शिका थी, जो रत्नावली थी, जो नागानंद था, ये 3 रचना संस्कृत में लिखी गई थी। तो ऐसा कहा जाता है धावक नामक एक कवि था, हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से 3 नाटक लिख दिए थे। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। जो हर्ष के अधीन थे शासक हुआ करते उसको महाराज बोलते थे या महासामंत कहते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या आमात्य कहा जाता है। आमात्य, सचिव या आमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति, ये भुक्ति वही पहले ही वाला जो गुप्त काल में बोलते थे वही है। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानी या उपरिक करा। उपरिक उसमें भी बोलते थे, आपको पता है, गुप्त काल में भी बोलते थे, अभी हमने पढ़ा था पहले ही। अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। राजस्थानी, उपरिक या राष्ट्रीय, ये तीनों। इसमें भुक्ति और ये जो उपरिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन पक्का इससे आएगा। भूमि का विभाजन जिलों में हुआ था। जो भूमि या भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संख्या थी विषय, जिलों की संज्ञा थी विषय, यानी विषय बोलते इसको वहीं बोलते थे। और विषयपति इसका प्रधान होता था, ये भी वहीं बोलते थे, यहाँ गुप्त काल में भी बोलते थे इसको। विषय के अंतर्गत कई पाठक यानी आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाक्ष पटलिक था। वहां पे ग्रामीक था गुप्त काल में, यहाँ पे ग्रामाक्ष पटलिक है। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद क्या थी? भंडी बोलते थे प्रधान सचिव, भंडी। सिंहनाद बोलते हैं प्रधान सेनापति, सिंहनाद।
कुंतल बोलते हैं अश्व सेना का प्रधान, कुंतल। स्कंदगुप्त गज सेना का, स्कंदगुप्त एक राजा भी गुप्त काल का, याद रखिएगा। एक स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख होता है, गज मतलब हाथी की सेना का प्रमुख, उसको बोलते हैं स्कंदगुप्त। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंड पाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। देख लीजिए, सूती वस्त्र के निर्माण के लिए ये हर्ष के समय में था। ये लिखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जब जैसे पीसीएस उसमें लिखने के लिए आता है तो ये पॉइंट आप डाल सकते हो कि मथुरा जो है वहाँ पूछता है कि यूपी पीसीएस से पूछता है कि मथुरा की जो सांस्कृतिक इतिहास रहा उसके बारे में बताओ। तो हर्ष के समय में सूती वस्त्रों का निर्माण की सबसे महान प्रसिद्ध वहाँ पे था, तो आप ये लाइन डाल सकते हो वहाँ पे। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का इस्तेमाल किया। यही लोकपाल आज हम इस्तेमाल करते हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। वहाँ पे जो प्रांतीय शासक था हर्षवर्धन में, हर्षचरित में लिखा हुआ है, उसको लोकपाल बोलते थे। ठीक है, तो इतना हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। इसके बाद हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश को देखेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।